इसकी वजह से थोड़ा करना पड़ता है। हमारे प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर मनीषा बांगड़ जी को मैं आगे यहाँ आमंत्रित करती हूँ। बहुत जुझारू हैं और वो अपनी कीमती बातों से आपको लाभान्वित करेंगे। डॉक्टर मनीषा बांगड़। साथियों, समय काफ़ी हो गया है और मैं देख रही हूँ कि लाइन भी लग रही है खाने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि अपने बहुत कम समय में आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ। दरअसल हमने ये जो विषय रखा हुआ है बामसेट के सीईसी में डिस्कस करके इसको, वो इसलिए रखा हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं उन लोगों का ये मानना है, बहुसंख्यक होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, और ये बहुसंख्यक लोगों का ये मानना है कि जो नेशनल प्रिंट मीडिया, नेशनल टीवी चैनल्स में चर्चाएं होती रहती है वो मसले हमारे मसले हैं। उनका ये मानना है कि ये जो चर्चाएं हैं इसके ऊपर आकलन करके और इसमें से हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, इसमें से समस्याओं के निराकरण निकलेंगे, ऐसा भी मानते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये चर्चाएं हमारी नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं कि कुछ चैनल्स, कुछ पेपर है जो मूल्यवासी बहुजन के हक में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर बहुतांश नहीं बोल रहे तो कुछ है, और ये जो कुछ है वही उस चर्चा को पक्ष और विपक्ष दोनों ही ब्राह्मणवादी ढांचे में, ब्राह्मणवादी विचारधारा के दायरे में रखकर हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर जो लोग इस बात को भी समझ गए कि विपक्ष और पक्ष दोनों ब्राह्मणवादी लोग ही निर्धारित कर रहे हैं, तो उन लोगों का यह मानना है कि बस ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा, इसके साथ समझौता कर लेना पड़ेगा, इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर प्रचार माध्यम के ऊपर बहुजन समाज अंकुश नहीं ला सकता, ऐसा समझते हैं। इतना ही नहीं कि जो अनियंत्रित हुआ है, मतलब एक तो है कि मूल्यवासी बहुजन समाज का नियंत्रण नहीं होना, ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण बनिया समाज का, उच्च वर्णीय लोगों का पूरी तरह से नियंत्रण होना एक बात है और अनियंत्रित नियंत्रण होना अलग बात है। अनियंत्रित नियंत्रण किसको कहते हैं? कि जिसको समझने के बावजूद भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसको अनियंत्रित नियंत्रण कहते हैं। और ये जो अनियंत्रित नियंत्रण, ये तो बिल्कुल भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा हमारे लोग समझते हैं। इससे क्या होता है? इससे निराशा पैदा होती है, इससे हमारे लोग अपने कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इससे हमारे लोग उस स्थिति को बदलने की जद्दोजहद में नहीं लगते। ये सब की सब धारणाएं पूरी तरह से गलत है, 100% गलत है, 200% गलत है, मैं कहती हूँ 300% गलत है धारणाएं। मूल्यवासी बहुजन समाज ये प्रचार माध्यम के ऊपर अंकुश लगा सकता है। जिस तरह से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अगर किसी को जवाब दे है वो तो सिर्फ संविधान को जवाब दे है। अगर मीडिया 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अगर लोकतांत्रिक ढांचे में है, संविधान अगर इस देश पर राज कर रहा है, अगर संविधान के दायरे में इस देश पे राज हो रहा है, प्रौढ़ मताधिकार के ऊपर संविधान में प्रौढ़ मताधिकार है, इसलिए लोग राज कर रहे हैं। अगर वैसा है तो संविधान के खिलाफ अगर ये प्रचार माध्यम जाता है तो मूल्यवासी बहुजन समाज उसको जवाबदेह कर सकता है, और यह प्रचार माध्यम संविधान को जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, उसकी जो नीति है, उसकी जो पॉलिसीज है, सारा कुछ जो संविधान में लिखा हुआ है, अगर ये प्रचार माध्यम उसके नीति मूल्यों के खिलाफ जाते हुए लोगों को नजर आते हैं तो उसको हम लोग
मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग उसको राष्ट्रद्रोही भी ऐलान कर सकते हैं कि ये प्रचार माध्यम अगर संविधान को जवाब दे नहीं है, उसकी नीति मूल्यों को जवाब दे नहीं है, लोकतंत्र को जवाब दे नहीं है, जो बहुसंख्यक लोगों की बात नहीं करता है, अल्पसंख्यक लोगों की बात करता है, अपनी विचारधारा को बढ़ाना वो राष्ट्रद्रोह कहता है। फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन की विचारधारा को अगर एचसीयू में आम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन या मूल्यवासी संघ बरकरार रखता है, चलाता है, तो वो स्टूडेंट्स को, हम लोगों को राष्ट्रद्रोह, एंटी नेशनल एक्सट्रीमिस्ट करार करते हैं और अपनी विचारधारा जो बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, उसको वो नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ये हमारे समझने की बात है कि जब हमारे लोग उस चीज को जायजा करने लग जाएंगे तो हम लोगों में वो ताकत होगी, बशर्त है कि हम लोग जायजा किस तरह से कर रहे हैं। साथियों, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक हमारे लोगों के मन में जिस तरह से न्यायपालिका के लिए एक तरीके का एक मन मस्तिष्क में एक इमेज है, एक छवि है कि न्यायपालिका एक तरह का भगवान है या खुदा है या कोई ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर हम कुछ नहीं ला सकता, ऐसा लगता है लोगों को। प्रचार माध्यम मीडिया के बारे में भी लोगों को ऐसा ही लगता है, मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को, कि कोई इस तरह का आका है, कोई खुदा है, इसको चुप नहीं किया जा सकता, इसको प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, इसको स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की किसी दायरे में नहीं लाया जा सकता, ऐसे हमारे लोगों को लगता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना बड़ा मीडिया ये लोगों ने चलाया हुआ है तो सही, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर उनका आधिपत्य बना हुआ है, मंदिरों में मीडिया है, पॉपुलर मीडिया है, सन त्योहार जो आपके दिन रात में आपके लोग आपके दिलो दिमाग में कानाफूसी करते हैं, वो सारा का सारा प्रचार माध्यम है, संस्कृति है। इतना होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रचार माध्यम बोल रहे हैं, अगर हमको लगता है कि इनको कोई विशेषाधिकार मिले हुए हैं, कई लोगों को लगता है कि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कुछ कहीं होगा, कोई आर्टिकल होगा जिसमें कि इनको विशेषाधिकार मिले होंगे मीडिया को, जिस तरह से कि जुडिशरी को मिले हैं, जिस तरह की विधायिका को मिले हैं कि विधायिका जुडिशरी को क्वेश्चन कर सकती है, पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन द जुडिशरी एंड दैट इज अ स्पेशल प्रिविलेज। विधायिका के पास एक हक है जो हमारे सबके पास है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, पूछने का। दूसरा एक विशेषाधिकार है विधायक के पास जो जुडिशरी को क्वेश्चन कर सकता है संसद में। तो मीडिया के संदर्भ में क्या है? मीडिया के संदर्भ में भारत देश में जो आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है उतना ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर उनको है, मतलब ये जो तमाशा उन्होंने लगाया हुआ है, वो आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है उसी के दायरे में, उसी के जरिए उन्होंने ये तमाशा खड़ा करके रखा हुआ है 1950 से लेकर। एक रत्ती भर ज्यादा नहीं, एक रत्ती भर कम नहीं, जितना अधिकार आपका है उतना ही मीडिया का है और जितना मीडिया का है उतना ही आपका है। और इसी दायरे में आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आपकी विचारधारा नहीं है, अगर आपका समाज धोखे में रहता है, अगर आप प्रताड़ित होते हैं तो राष्ट्रद्रोह होता है, यह कहने की पूरी जो फ्रीडम है वो आपको है और इस दायरे में आप इस समाज के ऊपर अंकुश ला सकते हो, इसको नियंत्रित कर सकते हो। आपको बता दूं, इस दायरे में आप सब पत्रकार हैं, आप सबके सब पत्रकार हैं, आप सबके सब एंकर हैं, आप सबके सब लेखक हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये लिखने का अधिकार, ये बोलने का अधिकार, ये हमको यहां तक लाया है और हमारे लोग, और हमको बताया क्या जाता कि पत्रकार होना, एंकर होना, देखा है हमने एनडीटीवी और कई ऐसे सारे जो चैनल है जो बैलेंसवादी मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों के बीच में आए हैं, हमने देखा है उनको
हमारे खुद के ही लोगों ने उनको डेमागॉड बनाते हुए, डेमागॉड मतलब भगवान के जैसा, क्रांतिकारी बनाते हुए देखा है हमने उनको। साथियों, ये जो मामला है, ये ऐसा क्यों आया हुआ है? रिप्रेजेंटेशन की बात हुई पूरे दुनिया भर में। आप अगर CNN, जो इंटरनेशनल वाला CNN, IBN ले लीजिए और BBC ले लीजिए, आप देखेंगे कि पत्रकार बैठे हुए हैं। चाहे आप यूरोप का ले लीजिए, आप पैनल डिस्कशन ले लीजिए, अब वो लोग बैठे हुए हैं यूं तरह के पत्रकार। अगर वो जो एंकर होती है या होता है, एक दो बारी वो श्वेत रंग के आ जाते हैं, 2-3 बारी आगे आगे आगे, 5वीं बार बराबर स्याही रंग वाला, जिसको ब्लैक अमेरिकन कहें या जो भी कहें, आ जाता है वो। उन्होंने व्यवस्था कही है एफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत, पॉलिसीज के अंतर्गत। उनके तरफ रिप्रेजेंटेशन की पॉलिसी नहीं है, लेकिन संस्कृति है, डेमोक्रेसी की संस्कृति है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिलिटी की वैल्यूज है, एथिक्स है, नीति मूल्य है, इसलिए उन्होंने वो करके रखा हुआ है। ये जो रिप्रेजेंटेशन का मामला है मीडिया में, यह 1950 के पहले से चल रहा है। ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहती क्योंकि ऑलरेडी वो सारा आपके सामने रखा है, मंडल जी ने रखा है और हमारे अन्य स्पीकर लोगों ने रखा हुआ है। उस बात को बताना मैं आपको यह चाहती हूं कि जो आप लोगों को यह समझना होगा कि ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र, ये 2 धाराएं इस देश में चल रही है। अगर ब्राह्मण तंत्र को बरकरार रखना है तो लोकतंत्र को नीचे जाना होगा। लोकतंत्र नीचे जाएगा, उसका ह्रास होगा, तो ही ब्राह्मण तंत्र ऊपर रह सकता है। अगर लोकतंत्र को ऊपर लाना है तो ब्राह्मणी तंत्र को नीचे जाना होगा। दोनों एक साथ तैर नहीं सकते, दोनों एक मैदान में रह नहीं सकते। अगर एक को रहना है तो दूसरे का खात्मा जरूरी है। और अगर उनको ब्राह्मणी तंत्र अगर रखना है तो ब्राह्मणी धर्म और ब्राह्मणी जो उच्च वर्णीय व्यवस्था उन्होंने अपनाई हुई है, जो प्रचार माध्यम है, ये प्रोपेगेंडा का मीडियम जो उनके पास है, वही तो सबसे ज्यादा मजबूत है। वरना है क्या उनके पास? प्रोपेगेंडा का माध्यम अशोका ने देखा था, तभी आपको स्तंभ पहली बार दिखाई देते हैं। वो हमारा माध्यम था, उन्होंने देखा, उन्होंने उसका जायजा किया, उन्होंने देखा कि कितना जरूरी है स्तंभ पे लिख के रखना। मीडिया था वो। साथियों, ये जो एजेंडा, ये जो ब्राह्मणी तंत्र को लेके जाने वाला जो एजेंडा है, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका तंत्र, उनका ब्राह्मणवाद उनके धर्म में निहित है और उन्होंने उसको सशक्त बनाया हुआ है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्निज्म के जितने हथकंडे आए हैं वो पूरी की पूरी तरह लागू करके संविधान में आपका रिप्रेजेंटेशन है, संविधान में लोकतंत्र है, संविधान का माध्यम आपका है, ब्राह्मणी तंत्र को खत्म करने के लिए संविधान है, लेकिन क्या आपने उसको मजबूत करके रखा हुआ है? ये आपको पूछने का सवाल है अपने आप को, ये हमारी संगठनाओं ने अपने आप को पूछने वाला सवाल है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी से, हमारे बुद्धिजीवी लोगों को समझने का सवाल है। ये क्या हमने उसको मजबूत किया? ये जो मामला बना हुआ है कि मतलब इशू को ये किस तरह से चलाया जाता है, मतलब ऑलरेडी आ गया है आपके सामने, मगर कुछ चंद एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल ब्राह्मणी तंत्र को बढ़ावा देने वाली जो चीजें, मसले भी नहीं होते, वो मसले भी नहीं है, वो इश्यूज भी नहीं है, लेकिन नॉन इश्यूज को इश्यूज करना और इश्यूज को नॉन इश्यूज बनाना, यह सबसे बड़ा हथकंडा है। जिस देश में आप देखेंगे कि 2 छदाम का अनपढ़ आमिर खान हो या कंगना राणावत हो या प्रियंका चोपड़ा हो, वो ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, उसकी मिसेस ने उसके कान में कुछ कानाफूसी की
वो नेशनल एजेंडा बन जाता है, वो राष्ट्रवाद बन जाता है, वो राष्ट्रद्रोह के वो मतलब चर्चाएं इस तरह से होने लग जाती है। कंगना रनौत का किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, उसमें किसी को क्या बोलना चाहिए, पूरा एनडीटीवी अपना प्रचार, मतलब इसको क्या एक्सप्लेनेशन देना है कंगना रनौत को, एनडीटीवी मिस बरखा दत्त वो तैयार है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, और उसमें भी चर्चा में डिसाइड किया जाएगा कि स्त्रीवाद क्या है, ओ फेमिनिज्म क्या है, किस तरह से उसको, मतलब ये बात। आमिर खान से मुझे याद आ रहा है उन दिनों बाद, इसके पहले की अधिवेशन कहीं तो भी मैंने उस चीज की चर्चा की हुई है, और ये जब चर्चा चल रही थी, ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहा, और इश्यूज को, आपके इश्यूज को पूरी तरह से गिटक लेना और डकार में नहीं मारना, उसके लिए किया जाता है ये। मतलब 11,000 करोड़ का रिलायंस ने ओएनजीसी की चोरी की थी, तब अमेरिका मामला चलाया था, आपको अगर याद होगा तो। मतलब अगर ये अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है, 25 करोड़ लोग इस देश में भूखमरी के कगार पे चले गए हैं। डायरिया और पानी में से जो होने वाली बीमारियां है उसने इस देश के नियंत्रण में नहीं है, इस देश की सरकारें उसको पकड़ नहीं रही क्योंकि पानी नहीं देती वो साफ सुथरा। लोग, हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस इस तरह से इस कदर खत्म हो गए हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के नीचे चले गए हैं, और इनके लिए वो नेशनल इशू बनता ही नहीं। अजीब बात है। और जो नेशनल इशू नहीं है वो नेशनल एजेंडा और नेशनल इशू बन जाता है। तो ये क्या है? ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। ये कौन बताएगा कि ये राष्ट्रद्रोह है? जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं वो उनको बताएंगे, या जो इस बात को समझ रहे हैं, जो इस बात का आकलन कर रहे हैं, वो इस चीज को बताएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा मामला आता है, आप देखिए ये इनके हथकंडे किस तरह से चलते हैं कि हाईलाइट करना, जो मामले नहीं है उनको हाईलाइट करना और असली मामलों को डाइवर्ट कर देना। अगर डाइवर्ट नहीं हुए तो साइलेंट कर देना। पहले साइलेंट ही करने की कोशिश करना, मतलब दबा देने की कोशिश करना। अगर नहीं दबे तो खुद हाईलाइट करना। अगर खुद हाईलाइट करके भी हमारा ही काम बन रहा है, मुनियासी बहुजन समाज का ही काम बन रहा है, तो फिर उसको डाइवर्ट कर देना। हाईलाइट, पहले साइलेंस, मतलब ऐसा नहीं है साइलेंट तो नहीं, साइलेंस ऐसा लंबा चलता होगा। साइलेंस करना, फिर हाईलाइट करना, नहीं जमा तो डाइवर्ट कर देना, और हमारा समाज भी उसी तरह से उसमें गिरफ्त में आ जाता है। साथियों, आपको मालूम होगा कि प्रचार माध्यम की बदमाशी सबसे पहले जब मुनियासी बहुजन समाज ने पकड़ी, और खासकर बांसे ने पकड़ी, और तब का समय था जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आके 27% क्रीमी लागू होने के बावजूद भी, मतलब क्रीमी लेयर से वैसे ही ओबीसी लोगों का रिप्रेजेंटेशन जा रहा था, फिर भी एम्स में वहां पर उन्होंने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, एक कोने में 10 डॉक्टर ने मिलकर वहां पर 24 घंटे 10 चैनल से भी ज्यादा चैनल वहां पर ताकि के रखे, ये हमने देखा। और 1999 में यूसीएमएस वहीं का हॉस्पिटल है, वहां पर एक लड़के को 1 महीने तक तंग करते रहे, शेड्यूल बोलते रहे। शेड्यूल कास्ट को दिल्ली में खासकर आपको मालूम नहीं होगा, और उच्च संस्थानों में शेड्यूल बोला जाता है, और उसके बाद में और भी बहुत प्रताड़ना चलता रहा। 1 महीने तक उसकी केस दर्ज डिपार्टमेंट में नहीं हुई, और तो कहीं होने की बात दूर। ये है साइलेंस, हाईलाइट और डाइवर्ट। मतलब 20-25 दिन अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के 27 स्टूडेंट्स और 3-4 फैकल्टी वो रही कहां पर? जेल में रही। मीडिया में कोई चर्चा नहीं। प्रोफेसर रत्नम और बाकी के लोग जो पहले दिन हम लोग वहां पर मौजूद थे, मुनियासी संघ के लोग, मैं वहां पर थी, हम लोग इतने ज्यादा
के रखी थी। ये फरवरी की बात है, और वहां पर जाने के बाद में उन्होंने उनको पकड़ा। हम लोगों को इतना डर लग रहा था कि ये रास्ते में ही जाते जाते इनका एनकाउंटर करना कर दे, बच्चों का, ये एएससी के स्टूडेंट्स का और बाकी के लोगों का एनकाउंटर ना कर दे, इतना खौफ था। और यह सब जो चल रहा है विचारधारा के ऊपर, बाबा साहब के बारे में, ज्योतिराव फुले, रोहित वेमुला जब अपने कमरे से निकलता है तो उसके हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है। एक साल से वहां पर मुसलमानों की, शेड्यूल कास्ट लोगों की और फुले शाह अम्बेडकर की बात कर रहा है। उससे जाकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने उनको करार कर दिया कि इंटरनेशनल है। और 2 दिन पहले वहां पर सिर्फ अम्बेडकर का नाम लेने वाला मिस्टर कन्हैया कुमार पांडे नाम उसका क्या है? वल्ली कुमार भूमि जो भी है, तो उसको बुलवाया, नाम बस लेने से उसको जेल में डलवाया। हम लोगों को मालूम है कि जी चैनल वहां पर ना बुलाया हुआ, पत्रिकाएं हैं, ना बुलाते हुए पहुंचा सुबह के टाइम में, खास करके उनके से बुलवाया गया, कॉन्कॉर्ड किया गया वीडियो, और उसके बाद में उसको डॉक्टर वीडियो को दिखाया गया कि राष्ट्रद्रोह का। ओवरनाइट उसको, मतलब रोहित जो हीरो बनने वाला था, रोहित के माध्यम से पूरा देश जल रहा था, रोहित के माध्यम से यूनिवर्सिटी बोलते स्टूडेंट्स का जो एक अस्मिता सामने आ रही थी, पूरे देश, पूरे विदेश में से 300 इंटेलेक्चुअल लोगों ने उसके समर्थन में बोला था, इस देश को हटाया था। उसको कन्हैया कुमार को रात ओवरनाइट खड़ा किया। और जिस तरह से इन लोगों की हमेशा की साजिश रही है, जेल जाते जाते ही ये लोग हीरो बन जाते हैं। मिस्टर गांधी के वंशज है ये, इस तरह से उसको कर दिया हीरो, साइलेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया और पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया। जब जंतर मंतर का चला तो हम लोग थे और कई निवासी बहुजन समाज के लोग थे, हम लोग बोल रहे थे कि किस तरह से रोहित को के मामले को दबाने के लिए ये मामला है। साथियों, और एक बहुत ही हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जब मुस्लिम, जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनमें से 8 लोगों को एनकाउंटर किया गया। हम लोगों को, मतलब वो इतनी बड़ी साजिश है, जिस तरह से लोगों को पता चल रही थी कि जबरन उनको एनकाउंटर किया गया, उनको मारा गया, वहीं पर ही एनडीटीवी का फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से उसको न बंद होने वाला, न उनका फ्रीडम किसी ने बंद किया। पठानकोट का इशू कितने साल पहले हुआ और वहां पर से लाकर उन्होंने सिर्फ ऐलान करा, ऐलान करके ही एनडीटीवी तैयार हो गया, रातों रात फ्रीडम ऑफ स्पीच रोका जा रहा है, ऐसा ऐलान करके पूरी तरह से उन्होंने उस चीज को एनकैश किया। साथियों, ये वाला बात, ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी जनगणना 11 मई 1911 की बात है। निश्चय हो गया कि ओबीसी की जनगणना होगी। ओबीसी की जनगणना निवासी बहुजन समाज के माध्यम से और ओबीसी के लोगों के माध्यम से आई हुई डिमांड थी, और हमारे लोगों ने यहाँ के हुक्मरान लोगों को विवश किया था कि उसको ले। जब वो आने वाली है और 11 जून का 1 जून की तारीख निर्धारित हो गई थी कि वो किया जाएगा, उतने में ही मिस्टर केजरीवाल ने, यहाँ के ब्राह्मण मीडिया ने, यहाँ के ब्राह्मणवादी लोगों ने, हुक्मरान लोगों ने पहले उतारा रामदेव को, बाद में उतारा अन्ना हजारे को, और मिस्टर केजरीवाल जो कि यूथ फॉर इक्वालिटी, उन दिनों यूथ फॉर इक्वालिटी के माध्यम से जो आज हमारे लोग बड़े पैमाने में दिल्ली में उनको वोट दिए जा रहे हैं और वो मोदी को वो अंकुश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही मिस्टर केजरीवाल है जिन्होंने कि ओबीसी की जनगणना के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र खेला। ये मीडिया उसके लिए जिम्मेवार था कि जिसने पूरी तरह से 4 लोग भी वहां पर हाईलाइट, रामलीला मैदान में, मुझे याद है किरण बेदी इतना बड़ा झंडा अकेली ही लड़ा रही थी। आज न वो है, न लोकपाल बिल है, न लोकपाल है, न हजारे है, और केजरीवाल तो लोकपाल का नाम ही नहीं निकालता। साथी, ये जो मामला है ये महाराष्ट्र में
हमने बहुत बड़े पैमाने पे पाया कि जो सांठगांठ है, मतलब दिल्ली से लेके तो महाराष्ट्र तक, हमारे लोगों को लगता है मराठी मीडिया अलग है, दिल्ली मीडिया अलग है, हमारे लोगों को लगता है कि तमिलनाडु का मीडिया अलग है, हमारे लोगों को लगता है कि जी हमारी बात नहीं करता, एबीएन हमारी बात नहीं करता, एबीपी बात नहीं करता, आज तक बात नहीं करता, मगर वो एनडीटीवी तो कर देता है, मगर हमारे लिए बोल देता है, ऐसा हमारे लोगों को लगता है। शिखा तिवारी एनडीटीवी की पत्रकार है, उसका सबसे पहले लेटर आया, उसका आर्टिकल आया, मराठा आरक्षण जो मांग रहे थे, मराठा मोर्चा जो महाराष्ट्र चल रहा था, उनमें लिखित डॉक्यूमेंट है, उन लोगों के हर यहाँ से डॉक्यूमेंट है कि कास्ट एट्रोसिटी उनका मुद्दा नहीं था। कास्ट एट्रोसिटी और कास्ट SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ उनका मुद्दा नहीं था। मराठा आरक्षण की मूवमेंट अभी नहीं है, पिछले 10 साल से है, पिछले 10 साल के पहले से भी है, शिव धर्म के पहले से भी चालू हुई है। वो आपको पूरा जो महाराष्ट्र के लोग हैं, हम बामसे के माध्यम से हम लोग इस चीजों को लाते रहे हैं, आप लोग को मालूम है। तो शिखा तिवारी सबसे पहले आर्टिकल लिखती है कि मराठा लोगों ने कास्ट वॉर शुरू की, कास्ट वॉर और मराठा रिजर्वेशन, कास्ट वॉर करने के लिए इन्होंने किए। और मराठा लगातार बोल रहा है कि ये हमारा मामला नहीं है। कुछ जो बीजेपी के उनमें उनके थे, शरद पवार के माध्यम से जो कुछ स्टूडेंट्स उनके इसमें थे, वो लोगों ने और मीडिया ने बैठ के इस तरह से वहां पर चाल चली। निखिल वागले जो कि बीजेपी सरकार आने के वक्त में बड़े बोल चोल के कर रहे थे कि तानाशाह आ गए हैं, ये आ गए, वो आ गए, निखिल वागले इधर और वहां से मिस्टर आर.के. पांडे वहां पर, इन्होंने साठ-गांठ चलाई और उन्होंने वहां पर पैनल डिस्कशन में क्या है तुम्हारा रिजर्वेशन, क्या है आरक्षण, इस तरह के की ऐसे अपफ्रंट क्वेश्चंस पूछे गए। साथियों, जब उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी का मुद्दा बनाया, मराठा कह रहे हैं मुद्दा नहीं है हमारा, उनको प्रूव करना पड़ा कि मुद्दा है। नासिक का कांड करा दिया, प्रूव करा दिया कि SC/ST एट्रोसिटी ये इनका मुद्दा था। बीजेपी कॉर्पोरेटर और बीजेपी एमएलए के घर में बड़े पैमाने में एम्युनिशन पाए गए। संभाजी ब्रिगेड के लोग, मराठा सेवा संघ के लोग, ओबीसी सेवा संघ के लोग सारे के सारे गांव में जाकर वहां पर लोगों में सम्मेलन बढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तभी वो 5 दिन के अंतर्गत वो चीज कंट्रोल में आई और उसके बाद पता चला कि बीजेपी जो कि वहां का मराठा था लेकिन बीजेपी का था और बीजेपी के माध्यम से वो वहां पर आया। वहां के कार्यकर्ताओं लोगों ने बताया कि नितिन गडकरी का डायरेक्ट मॉनिटरिंग चल रहा है, वहां पर सुपरविजन चल रहा है और मीडिया और बीजेपी के आरएसएस के लोगों के माध्यम से ये करवाया गया। साथियों, एनडीटीवी के लोग बार बार मिस्टर मोदी को और बीजेपी को हमारे को अंकित करते हैं। आज तक कभी उनको आपने आरएसएस का नाम लेते हुए देखा है क्या? मोहन भागवत कितने गधे हैं इसका ऐसा बोलता हुआ देखा है क्या? मतलब आरएसएस के माध्यम से अगर वो डाइवर्ट करना चाहे, केशुभाई को वो संसद अपने विधानसभा में हाफ चड्डी पहना के भेज दे तो कांग्रेस 13 दिन या 10 दिन तक वो पार्लियामेंट स्टॉप कर देता है। आरएसएस की चड्डी पहले अभी चड्डी नहीं रही, फुल पैंट होगी, इससे कितना खतरा होगा, इससे कौन सा रंग होगा, क्या होगा, इसका मतलब अभी वो लोग पुलिस के जैसे बनेंगे, इसका ऐसा होगा वैसा होगा। कमाल है। और हमारे लोग अभी भी सोचते हैं कि एनडीटीवी और कांग्रेस और स्टेट्समैन और पायनियर और हमारे जो चंद्रभान प्रसाद टाइप के लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर, उन्हीं को लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर पद्मश्री दिलवाया गया, डिक्की शुरुआत की गई, कांग्रेस ने शुरू करवाया डिक्की को, एक को भी लोन नहीं दिया अभी तक, एक को भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया। उनके ब्रोशर में लिखा हुआ है कि जिस तरह से कुत्ते लॉयल रहते हैं, रतन टाटा लिखता है डिक्की के ब्रोशर में कि जिस तरह से लॉयल रहते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों की खूबी ये है कि वो बहुत लॉयल रहते हैं। मैंने कहा मैं तो एक ही लॉयल लोगों को जानती हूँ, क्योंकि लॉयल्टी जो है ये तानाशाही का संकेत देती है, ये तो कंट्रोल वाली चीज बताती है। लॉयल अगर कोई है तो कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते के अलावा तो मेरे को कोई लॉयल होना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। मुझे भी लगता है कि कई बार कुत्ते भी नहीं होते हैं लॉयल, अगर उनको अपन ने मार
नहीं किया तो ये हमारे लोग, जिन लोगों ने इस चीज की मानसिकता को बढ़ावा दिया, उन लोगों को वो लोग वहां पर बुलाते हैं। तो साथियों, ये जो मामला जो है, ये इस तरह का ये राष्ट्रद्रोह चल रहा है, ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये चीजें विफल रही तो वो लोग क्या करते हैं, सप्लांट कर देते हैं। मतलब अगर डाइवर्ट नहीं कर सके यानी तो ऊपर से लाके रख देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो आपने देखा, चर्चा नहीं थी, कुछ नहीं था, लाके रख दिया। आम आदमी और डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी का मामला अगर आता है तो नोटबंदी के मामले में लोगों को, हम लोग कह कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो है तो मूल्यवासी बहुजन समाज का व्यक्ति हो रहा है, वो कहते हैं आम आदमी हो रहा है। ये जो सप्लांटिंग है, ये आपके दिमाग के ऊपर नॉमेनक्लेचर का सप्लांटिंग मीडिया करता है। इसके पहले कि आप लोगों को, आप अपने मसलों को समझे, कौन सबसे ज्यादा प्रताड़ित है वो समझे, वो आपके ऊपर रेडीमेड लाके रख देता है। क्या कांग्रेस ने बताया? क्या आम आदमी पार्टी को? वो काहे को बताएगा? कोई भी एक भी पैनलिस्ट ने बताया कि यहाँ का आम आदमी है कौन? साथ ही ये जो है नहीं उसको दिखाना, जो नहीं है उसको दिखाना, और जो है उसको छुपाना, ये जो नीति चल रही है, ये हमारे प्रचार माध्यम के माध्यम से चल रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सारे आपको, मुझे तो जो मिस्टर योगेंद्र यादव ने की वो स्टडी मालूम है, रॉबिन ड्राफ्टिंग जो आपने बताई वो मुझे देखनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही हाल ही की है। और इससे देखिएगा आप कि ये नहीं होने की वजह से सारा मामला है। रिप्रेजेंटेशन का मामला अगर आपका कार्यपालिका में है, अगर जुडिशरी में है, तो मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन का मामला बहुत बड़े पैमाने में, लोकतंत्र का मामला ही हमारा नीचे गया हुआ है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और अभी तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन के मामले को अभी इसको यहीं पे रहने देने के बजाय रहने देना चाहिए, और इसको ये अंदर और बाहर के लोग कौन है इसकी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखने वाले हैं नहीं। तो जो लोग रिप्रेजेंटेशन को नहीं देखते वो बाहर के हैं, और जो देखते वो अंदर के हैं, इस देश के हैं। ये मामला चलाना पड़ेगा। मीडिया हमारे लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है, किस तरह से देखता है, वो आपको जरूरी है जानना, हमारे लोगों को जरूरी है, क्योंकि हमारे लोग भाई, अगर कन्हैया कुमार, अगर शशि थरूर, अगर मिस्टर आर.के. पांडे, अगर और भी कोई उनके 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे बाबा साहब की, ज्योतिराव फुले का स्टैचू लगाएंगे, शिवाजी महाराज का भी बात चल रही है कि वहां पर लगाएंगे, हमारे लोग उसी में ग्लैड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और जितना भी विद्रोह है, जितना भी आक्रोश है, जितना भी गुस्सा है, जितना भी आक्रांत है, वो वहीं के वहीं ठंडा हो जाता। तो ये हमारे समाज की जो व्यवस्था है, हमारे समाज की जो ये मतलब एक व्यक्तिवाद, एक हीरो वर्शिप, एक इस तरह से भगवान समझने की जो मानसिकता है, उसी की वजह से है। उसमें उन्होंने हमको इस कागर में पहुंचाया है, हमारे समाज को पहुंचाया। एक जागरूक समाज इस तरह से नहीं सोचता, एक बुद्धिजीवी समाज इस तरह से नहीं सोचता। तो जो समाज, जिस मीडिया ने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जिस मीडिया ने ज्योतिराव फुले को नहीं छोड़ा, पेरियार रामास्वामी को नहीं छोड़ा, वो आज आपके हक में कैसा बोलेंगे? आप क्या हो, उनकी आपकी क्या औकात है, आप कौन हो? बाबा साहब ने जब सेपरेट डिरेक्टरी की बात कही तो फ्रंट मीडिया तो छोड़िए, समवर्तन, अब मेरी बात ये समर्थुवम तमिल का है, वहां पर कांग्रेस को लिखा हुआ है उन्होंने कि कांग्रेस का अगर कोई एमपी भी चला जाता है या कोई ऑफिस में भी चला जाता है तो बड़ी बड़ी न्यूज आती थी, और बाबा साहब अगर विजिट करते हैं, पेरियार को मिलते भी तो कोई न्यूज नहीं आई। बॉम्बे क्रॉनिकल ने, मिस्टर हॉलीमन ने बॉम्बे क्रॉनिकल में बाबा साहब को भीष्मासुर कहा। भीष्मासुर, राक्षस,
क्यों? क्योंकि वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे लोग इतने मूर्ख हैं, इतने गधे हैं कि अगर वो लोग हमारे बाबा साहब का नाम ले लेते हैं तो ये पूरे नतमस्तक हो जाते हैं, उनको अपना सेवियर, अपना सर्वस्व समझने लग जाते हैं। साथियों, ये चीज समझना, ये तुम्हारे मन मस्तिष्क में रखना बहुत जरूरी है। चिपलूणकर, जिस तरह से मंडल जी ने बताया और हमारे साहब भी बता रहे थे कि ये जो शैली और इसके ऊपर चिपलूणकर ने मिस्टर ज्योतिराव साहब को अंकुशित किया था कि इनका ग्रामर इतना खराब है, ऐसा है। मतलब वो व्यक्ति आज ज्योतिराव फुले के नाम माध्यम से ओबीसी लोगों को बरगलाया जा रहा है, शिवाजी के माध्यम से बरगलाया जा रहा है, और हमारे लोग समझते ही नहीं। चिपलूणकर का नाम नहीं है, ज्योतिराव फुले पूरे दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही जो राष्ट्रद्रोह का मामला इन्होंने में, तो मतलब अगर आप मुसलमान, हमारे देश के 17% लोग, यहाँ का मीडिया किस तरह से राष्ट्रद्रोह रोक रहा है। 17% लोग हिंदू पेपर में आता है, पहले दिन में लिख के आता है कि इनकी अभी जो सेंसस हुआ उसमें से ये पता चला है कि मुसलमान लोगों की पॉपुलेशन का परसेंटेज घटा है। मतलब उनमें रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमेशा यहाँ के गंदे मानसिकता वाले लोग उनके ऊपर लगाते हैं कि ये लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। उधर से आदिनाथ वहां से कहता है, उधर से मिस्टर मोहन भागवत कहता है कि आप लोगों ने, हिंदू लोगों ने बच्चे पैदा करना चाहिए, 4-4, 5-5, महिलाओं ने और कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब देखिए, हिंदू पेपर पहले दिन ऐसी न्यूज आती है, दूसरे दिन आती है कि हिंदुओं का प्रतिशत घट रहा है और मुसलमानों का बढ़ रहा है। कॉन्ट्ररी न्यूज, झूठ, फरेब, और उनको शर्म नहीं आती। प्रिंट मीडिया में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज बोला कल बोला, ऐसा नहीं बोला था, वैसा नहीं बोला था, ऐसा भी कहा जाता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। इस तरह से अनियंत्रित हो गया है, काम आपका अनियंत्रित हो गया है। जिंदल स्कैम, कोल स्कैम, अभी जो फिर से डिमोनेटाइजेशन होने के बावजूद उन लोगों को इतना सारा लोन दिया गया, इसकी कोई चर्चा नहीं। डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के वक्त में यहाँ का पक्ष जो है जिसने डिमोनेटाइजेशन किया वो कहता है सही किया, कांग्रेस कहता है इम्प्लीमेंटेशन गलत था, बाकी निर्णय सही था। आम आदमी पार्टी कहती है, केजरीवाल कहता है कि उसकी चर्चा रास्ते पे होनी चाहिए, संसद में नहीं होनी चाहिए। अजीब मामला है। मतलब एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब गधे और मूर्ख से भी निचले स्तर से ज्यादा भी हो गए, और हम लोगों को गधा बनाने के लिए लोग तुले हुए हैं। अभी मूल्यवासी बहुजन समाज में हम कोई गधे नहीं है, गधे रहेंगे नहीं। आप ये चेतावनी ले लो, आप इस बात को समझ लो। साथियों, इसका मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इससे क्या होने वाला है, क्यों ये इतना गंभीर मामला है? ये गंभीर मामला नहीं, ये संकट है, ये बहुत बड़ा संकट है। ये संकट हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पे आया हुआ है, ये डेमोक्रेसी के ऊपर आया हुआ है, ये हमारी अस्मिता के ऊपर है, हमारी संस्कृति के ऊपर है। हमने जो राष्ट्र निर्माण करने की प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं, ये उसके ऊपर संकट है। कैसा संकट है? ये जो जुमलेबाजी, ये पक्ष और विपक्ष, ये दोनों तरह से उस चीज को घेर लेना, अपने दायरे में रखना, ये जो मामला जो चल रहा है, ये इसका बस 5 मिनट, ये संकट इसलिए बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि मतलब अगर तो मीडिया बीजेपी को तानाशाह, मिस्टर मोदी को तानाशाह बताता है, एनडीटीवी के लोग भी बताते हैं, वहां का लिबरल मीडिया भी, सेक्युलर मीडिया भी बताता है, तो इसका मतलब आपको अंदेशा दे रहा है, आपको सजेशन दे रहा है, आपको बता रहा है कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। बीजेपी को हराना है तो मतलब कांग्रेस को जिताना होगा। अच्छा, कांग्रेस को नहीं जिताना है
तो फिर कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्टों ने प्राइवेटाइजेशन को पूरे देश भर में नकारा, बंगाल में माना, बंगाल में माना ही नहीं, वहां पे स्टेट पावर से लेके जो लोग लैंड के लिए लड़े उसके ऊपर हिंसा की। ये हम लोग तैयार हैं आपके लिए, अगर ये मतलब कांग्रेस को बिठाएंगे तो बीजेपी को उठाएंगे, बीजेपी को बिठाएंगे तो कांग्रेस को उठाएंगे। ये जो द्विज पार्टी सिस्टम लगाया हुआ है, और अभी तो वहां पर वो भी आ गए, मिस्टर केजरीवाल भी आ गए, कम्युनिस्ट तो पहले से भी थे। तो ये मैं इसको जनेऊ पार्टी सिस्टम कहती हूँ, द्विज पार्टी में जनेऊ, ये जो जनेऊ पार्टी सिस्टम का मामला है, ये इनको चलाना है। ये सबसे बड़ा संकट है साथियों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मामला हो, ओबीसी जनगणना का मामला हो, रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, ये चारों के कहने, इनकी फिलॉसफी, इनका एजेंडा एक ही है, प्राइवेटाइजेशन के मामले से लेकर। अगर बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, प्राइवेटाइजेशन तो रहेगा। अगर कांग्रेस जाती है, कम्युनिस्ट आती है, रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आएगा, जनगणना तो नहीं होगी, मतलब आपके मसले वैसे की वैसे ही रहेंगे। दूसरा एक मामला है कि जो ये लोग तानाशाही के खिलाफ बता रहे हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है लिबरल मीडिया, सेक्युलर मीडिया, आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे है वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। तानाशाही के खिलाफ रहने वाले लोग द्विपार्टी और जनेऊ पार्टी सिस्टम में तानाशाही निर्धारित है, वहीं से तानाशाही आती है, ऐसा बताने की कोशिश नहीं करते। दूसरी, अभी इसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका सलूशन क्या है? साथियों, पहले तो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि पहले तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। अगर तो पहले तो सबसे पहले दो चीजें करनी चाहिए, सारे के सारे सलूशन, सारे के सारे समस्या को निर्धारण करने के लिए चीजें अब स्पीकर की तरफ से आई है, मैं फिर से उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। लेकिन जो हम लोगों ने मूल्यवासी संघ के माध्यम से जो रोहित वेमुला इश्यू में किया, वैसा हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए, हम लोग करेंगे उसको। जो राष्ट्रद्रोह करने वाले लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग मूल्यवासी संघ के माध्यम से जितने भी मीडिया हाउसेस है उसके सामने धरने में बैठेंगे, डंडा लेके बैठेंगे कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, फरेब बोल रहे हो, राष्ट्र को बगा रहे हो, सही मुद्दे है, मतलब मीडिया के खिलाफ मीडिया हमारा बोलेगा वहां पर। शाबाश, सही है। मीडिया के खिलाफ हमारा मीडिया बोलेगा, हमारे कार्यकर्ता लोग बोलेंगे, हम लोग उनको बॉयकॉट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। किसने रोका है? कल को जाके अगर पत्रिकारिता, जो प्रिंट पत्रिकारिता है और प्रिंट माध्यम अगर आपके तरफ से निकल जाता है या बंद कर देते हैं, उनको अभी वो इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर देम, तो उन्होंने बंद कर दिया, तब तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करोगे ना, कोई और आपके पास कोई विकल्प रहेगा क्या? तो आज क्यों नहीं करते? अगर तो आप लोगों के बातें वो इस तरह से राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत चला रहे हैं, तो किस चीज ने आपको मजबूर किया? अगर आप बैनर लेके चले जाओगे, आपके संगठन के लोग, हमारे संगठन के लोग हर एक मीडिया हाउस को लेटर लिखेंगे कि कल को जाके हम लोग अगले दिन में इस बस्ती के जितने भी केबल ऑपरेटर है, जितने भी स्काई टीम्स है, जितने भी और हाथवे है, सबको हम लोग देते हैं ये कि इतने घर के लोग अभी एनडीटीवी को देखना मना कर देते हैं, कट कर दो उसको, और भी चैनल कट कर दो। किसने रोका है? नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सोचा ही नहीं हम लोग, हम कुछ ला सकते हैं, मालूम ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट लोग आपकी 1 रुपए का सैशे शैम्पू का हमारे मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग खरीदते हैं, एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आएगा तो दिखाएंगे क्या, करेंगे क्या? साथियों, ये जो मामला जो है, हमारे लोग बानसिक के माध्यम से हम लोग ने ऑलरेडी उस चीज को हमारे डिस्कशन फोरम में लाया हुआ है। मीडिया
को बहुत अच्छी तरह से उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मीडिया पोर्टल्स, मतलब ये टीवी चैनल आने के लिए तो समय लग सकता है, उसके लिए तो भारी राशि की जरूरत होती है, लेकिन वेब पोर्टल्स, वेब चैनल्स जो कि मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग चला रहे हैं, वामसिक संगठन, क्योंकि विचारधारा जरूरी है। अगर विचारधारा नहीं है, आप चाहे कुछ ले लो, कितने पोर्टल चला लो, क्या कर लो, अगर विचारधारा आपकी नहीं जा रही है तो काम ब्राह्मणों का ही बन रहा है। बराबर। हमारे सबसे बड़े वक्ता साहब वो कहते थे, शाहू जी, कि मैंने मिस्टर वामन मेश्राम जी को बताया है कि उन्होंने चैनल शुरू करना चाहिए। मिस्टर वामन मेश्राम चैनल शुरू कर भी लेंगे, बता भी देंगे, तो उनको कौन अंकुश लगाएगा? मूल्यवासी बहुजन विचारधारा के ऊपर बाबा साहब की जो विचारधारा है कि व्यक्तिवाद, तानाशाही और हीरोवर्शिप को नहीं आना चाहिए, अगर मीडिया के जरिए वह संगठन या वह लोगों की विचारधारा जाती है, तो मिस्टर वामन मेश्राम के जरिए क्या व्यक्तिवाद, तानाशाही नहीं जा रही है? हम उसको ठीक करेंगे। और इसीलिए विचारधारा के साथ संगठन का होना, संगठन के साथ एक विजन होना, संगठन के लोगों के पास में दूरदृष्टि होना, फोरसाइट होना, और उस चीज को कार्यान्वित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आचार विचार, बैठना उठना, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और अन्य कई बातें, और बाकी के संगठनों के साथ में इंटर कोलैबोरेशन, ऐसी कई बातें आती है। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे। बामसेफ ने वो चीज करी है, उस दिशा में बहुत बड़ी पहल ली है। ऐसे आने वाले दिनों में जिस तरह से डीके खापरे ट्रस्ट का रिसर्च सेंटर ज्योतिराव फुले संस्थान जो चल रहा है, उसके तरह से अन्य कहीं मैं आपको बता दूं मंडल साहब और शाहू जी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे 5 जोन में 5 सेंटर होंगे। ये इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे हम इस चीज को। और अगर पॉलिटिकल चीज में अगर हमारे ट्रेंड लीडर्स हम लोगों को, अगर बामसेफ को, समाज को देना है, तो मीडिया के लोगों को भी ट्रेन हम करेंगे और आपकी सहायता लेंगे, आप जैसे एक्सपर्ट लोग करेंगे। ये सब हमारा ये विजन है, ये इसका सोल्यूशन है, यही से रास्ते निकलेंगे। आप लोग ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भीम, जय उल्लास। यहाँ पर अब ये प्रबोधन सत्र समाप्त होता है। 3:30 बजे सभी लोग भोजन करने के बाद में यहीं पर मिलते हैं अगले प्रबोधन सत्र के लिए।